Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Ahmed, and now we are going to discuss MCQs that is from chapter number 17, 18 and 19. Okay, first MCQs है बेटा, damage of optic nerve due to increase eye pressure is called. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ए है साइकोसिस, बी ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोमा, सी है हेलुसिनेशन और डी है बेटा पेरोनिया। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले साइकोसिस क्या है? साइकोसिस याद रखना, साइकोसिस जो है इट इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ड्यू टू एब्यूज़ ऑफ निकोटीन। निकोटीन के एब्यूज़ की वजह से, मिस यूज़ की वजह से जो एक इफ़ेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? साइकोसिस। और साइकोसिस जो है उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल एबिलिटी टू रियलिटी विद कंटेक्ट इज लॉस्ट। रियलिटी जो कंटेक्ट होता है रियलिटी के साथ वो क्या होता है? लॉस हो जाता है ड्यू टू व्हाट? कैनेबिस, ये कैनेबिस की वजह से। कैनेबिस से हम हासिल करते हैं क्या? मैरिजुआना और हशीश। तो हशीश कहते हैं किसको? चर्स को। तो चर्स नॉर्मली उसको हम क्या कहते हैं? हशीश कहते हैं, और हशीश इज ऑब्टेन फ्रॉम कैनेबस, और इसके मिस यूज़ की वजह से साइकोसिस काज होता है। क्लियर? अच्छा, ग्लाइकोमा जो है ये हमारे पास आई डिसऑर्डर है। क्लियर? और आई डिसऑर्डर में क्या होता है? इसका ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसमें को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोमा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ग्लाइकोमा करेक्ट होगा। और इसी ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट के लिए हम, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? हशीश को यूज़ करते हैं, जो कि चर्स है। तो बेटा ग्लाइकोमा डिसऑर्डर इज ट्रीटेड बाय यूजिंग हशीश। क्लियर? और साइकोसिस जो है ये इसका मिस यूज, इसके मिस यूज़ की वजह से होता है। किसके? हशीश के मिस यूज़ की वजह से हमारे पास साइकोसिस आता है। और दूसरा बेटा हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन और पेरोनिया ये दोनों अल्कोहल के मिस यूज़ की वजह से आते हैं, ये दोनों इफेक्ट। हेलुसिनेशन में क्या होता है? अ पर्सन फील समथिंग दैट इज नॉट एग्जिस्ट। कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं है लेकिन वो उसको महसूस कर रहा होता है कि समथिंग इज देयर, साउंड्स एक्सेट्रा, और इसी तरह डिफरेंट अशकाल जो है वो महसूस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन, जिसमें सिंपली हम उर्दू में कहते हैं वहमी। और दूसरा है पेरोनिया। तो अल्कोहल के पीने की वजह से दूसरा हर एक जो है उसको अपना दुश्मन दिखाई देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरोनिया कहते हैं। सो हेयर यहाँ पे ऑप्शन डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व ड्यू टू इंक्रीज आई प्रेशर इज कॉल्ड ग्लाइकोमा। और ग्लाइकोमा जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम हशीश इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑब्टेन करते हैं हम किससे? कैनेबस से। क्लियर? ओके बेटा, सेकंड एमसीक्यूज है साल्वेशन बाय पावेलो डॉग बाय हेयरिंग मेट्रोनिम इज डैश। अच्छा बेटा, पावेलो डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था पावेलो ने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, और डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था? उसने एक था नेचुरल स्टिमुलस और एक था आर्टिफिशियल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस जो था हमारे पास वो क्या था? वो था फूड, सही। और आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो था वो था हमारे पास क्या? रिंगिंग या मोनोट्रेम जो था, उसको वो ऑन कर लेते तो बेल बज जाती, सही। तो इसमें क्या होता है कि जब भी नेचुरल स्टिमुलस को किसके साथ? आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट किया जाए, सही। आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट किया जाए तो सच टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड व्हाट? उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, या इसको हम कहते हैं टाइप 1 लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? टाइप 1 लर्निंग, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस को कनेक्ट किया जाए किसके साथ? नेचुरल स्टिमुलस के साथ। कैसे? यानी जब भी उसको फूड दिया जाता उससे पहले जो है वो मोनोट्रिम बजा लेता, तो क्या होता?
साल्वेशन आ जाती, उसके मुंह में जो है सलाइवा सिक्रीट हो जाते। फिर ऐसा हुआ कि जब उसने रिपीटेड ऐसा किया, फिर एक दिन ऐसा किया कि फूड उसने पेश नहीं किया और सिर्फ उसने क्या किया, मोनोट्रिम को ऑन किया, बेल बजाया, तो बेल बजाने से ही उसमें क्या हुआ, साल्वेशन आ गया। तो अब फूड नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल स्टिमुलस को चूंकि कनेक्ट किया था फूड के साथ जो कि नेचुरल स्टिमुलस है, उसकी वजह से अब आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी डॉग ने क्या किया, सलाइवा सिक्रीट किया। तो सच कनेक्शन ऑफ artificial stimulus with natural stimulus is called instrumental learning या type 1 learning. So that's why instrumental इसको हम क्या कहें, instrumental learning, या इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे conditional learning। कौन सा, तो that's why ऑप्शन कौन सा होगा, both B and C करेक्ट होगा। instrumental learning नहीं, ये हमारे पास जो है कौन सा, type 1 learning, type 1 learning, क्लियर, या इसको हम कहते हैं कंडीशनल लर्निंग, कंडीशनिंग लर्निंग। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट होगा बोथ बी एंड सी। दोबारा बेटा मैंने कहा कि जब भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट किया जाए तो दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड व्हाट, टाइप 1 लर्निंग, या इसको हम कहते हैं कंडीशनल लर्निंग। दोनों आप यूज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ बी एंड सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, innate behavior is all but not। अच्छा बेटा, innate behavior क्या होते हैं, ये हेरिटेबल होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ये क्या होते हैं, मुंतकिल हो सकते हैं। स्टीरियोटाइपिक एक ही जैसे जो है ये सब में शो होंगे, और इंट्रिंसिक होंगे इंटरनली, लेकिन एक नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, बाकी हेरिटेबल भी होगा, स्टीरियोटाइपिक भी होगा और इंट्रिंसिक भी होगा। तो ये क्या नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा और एक्सट्रिंसिक नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ है बेटा, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इनेट बिहेवियर। तो इनेट बिहेवियर का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सिंपल बेटा क्या है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर का जो यूनिट है वो कौन सा है, रिफ्लेक्स है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिफ्थ, ब्लड कैल्शियम लेवल इज कंट्रोल बाय। ओके बेटा, जब भी आ जाए ब्लड कैल्शियम लेवल, तो बेटा इसको कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखना, एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा है पैराथार्मोन। अब इसमें दो तीन बातें आपने याद रखनी है बेटा। जब भी हमारे पास ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है तो उसके रिस्पांस पर कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा, और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम जो लेवल होगा उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब, ये जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, सही। और जब भी हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम होगा तो उस वक्त पैराथार्मोन सिक्रीट होगा, और ये आके कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। तो इट्स मीन के कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन बोथ हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इन दोनों का जो इफेक्ट है ये कौन सा है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सो इट्स मीन कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन आर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एक जो है कैल्शियम लेवल को कम करता है, दूसरा ज्यादा करता है। अच्छा, दूसरा, कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, clear, while parathormone is secreted from what, parathyroid gland। अच्छा बेटा, एक और यहां पे आ जाता है, अगर आ जाए कि किडनी स्टोन, तो बेटा किडनी स्टोन में एक स्टोन है जिसको हम कहते हैं कौन सा, कैल्शियम स्टोन। तो जो कैल्शियम स्टोन होता है किडनी में, वो किसकी वजह से काज हो सकता है, तो एक तो ईटिंग टू मच कैल्शियम, सही, लेकिन दूसरा बेटा हार्मोनल डिफिशिएंसी आल्सो काज व्हाट, कैल्शियम स्टोन। तो कौन सा हार्मोन, तो अब यहां पे आपने दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला बेटा, कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो जब भी हमारे पास कैल्सिटोनिन नहीं होगा, कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा, तो इसीलिए ओवर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो है वो काज करता है क्या, किडनी स्टोन। और दूसरा बेटा, यहां पे अगर देखा जाए पैराथार्मोन, ये कैल्शियम लेवल को ज्यादा करता है,
तो इसीलिए अगर पैराथर्मोन हमारे पास ज्यादा सिक्रीट होगा तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, और जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा किडनी स्टोन काज होगा। सो दैट्स व्हाई ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथर्मोन। तो अगर आ जाए कि किडनी स्टोन इज काज्ड बाय, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, ओवर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, अंडर सिक्रीशन ऑफ, दिस इज व्हाट, अंडर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन while over secretion of पैराथर्मोन cause what, किडनी स्टोन। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा नेक्स्ट है सिक्स्थ, द की ग्लैंड and conducting and controlling spermatogenesis in mammal is। ओके बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि टेस्टिस में होता है। और इसके लिए ओवरी तो नहीं है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन बनता है, लेकिन ज्यादा जो है वो यहाँ पे फंक्शन उसका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में ज्यादा रोल नहीं है। अच्छा दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का रोल जो है T3 T4 मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, करेक्ट। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनेडोट्रॉफ सीक्रेट करता है, FSH एंड LH, और ये दोनों जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड सही। अच्छा नेक्स्ट है बेटा सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिगार्डेड एज हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। अच्छा बेटा लफ्ज आएगा हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिक? हाइपो मीन बिलो नॉर्मल और ग्लाइ मीन ग्लूकोज और में कहा जाए मीन्स ब्लड। तो जब भी ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होगा इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, और वो हार्मोन जो कि इसको कम करता है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहेंगे। तो इट्स मीन हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट वो हार्मोन जो कि क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करता है? तो वो है हमारे पास इंसुलिन। और ग्लूकोज लेवल को ज्यादा कौन करता है? तो बेटा वो है ग्लूकागॉन। क्लियर? सो हेयर इंसुलिन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा 8 MCQs, अल्डोस्टेरॉन इज एन एग्जांपल, इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ डैश। तो बेटा अल्डोस्टेरॉन जो है ये हमारे पास सिक्रीट होता है कहां से? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड कहां पे होता है? दिस इज किडनी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड होता है और उसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अच्छा बेटा एड्रीनल ग्लैंड में भी फिर दो किस्म के होते हैं, एक है एड्रीनल कार्टेक्स और एक है एड्रीनल मेडुला। तो बेटा याद रखना, फिर यहां से हमारे पास जो है अल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है एड्रीनल कार्टेक्स से, और अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? मिनरल मेटाबॉलिज्म करता है लाइक सोडियम। अच्छा नेक्स्ट है 9th, लर्निंग नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अ रिपीटेड स्टिमुलस इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा रिपीटेड स्टिमुलस जितने भी है उसके लिए जब हमारी बॉडी रिस्पांस शो नहीं करती तो इसको हम क्या कहते हैं? हैबिचुएशन। क्या है बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हैबिचुएशन। तो बेटा हैबिचुएशन की सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक जगह आप रह रहे हैं और वहां पे कोई स्मेल है, सही? तो स्टार्ट में वो स्मेल आपको जो है डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उसके साथ हैबिचुएट हो जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो, फिर वही स्मेल आपको जो है आपके सेंसिटिव नहीं होगा और आप उसको फील नहीं करोगे। सो दिस इज व्हाट स्मेल हैबिचुएशन। इसी तरह और भी बहुत से जो है इसके एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई हैबिचुएशन इज अ करेक्ट, जो कि रिपीटेड स्टिमुलस के लिए जब भी रिस्पांस नहीं शो होता, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हैबिचुएशन। ओके 10th है बेटा MCQs, a part of forebrain that play an important role in the formation of long term memory and thus is required for learning। ओके बेटा जब भी आ जाए मेमोरी, तो मेमोरी के लिए जो है जो ब्रेन में पार्ट्स है वो दो पार्ट्स है, एक सेरेब्रम, वहां पे भी हमारे पास मेमोरी सेव होता है,
और एक है हाइपोकैम्पस। तो हाइपोकैम्पस में भी मेमोरी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात आ जाए तो फिर लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है इट इज स्टोर बाय व्हाट, हाइपोकैम्पस। सो दैट्स व्हाई हियर हाइपोकैम्पस इज करेक्ट। अच्छा बेटा, इसी स्पेलिंग के साथ हाइपोकैम्पस, अगर हाइपोकैम्पस तो एक तो यहां पे मैंने आपको कह दिया कि हाइपोकैम्पस जो है एक है ब्रेन पार्ट, और बेटा यही हाइपोकैम्पस इट इज अ फिश। फिश भी जो है कौन सा, बोनी फिश में आता है, इसी स्पेलिंग के साथ फिश भी है हमारे पास हाइपोकैम्पस। ओके, नेक्स्ट है 11th MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इसमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो बेटा हाइंड ब्रेन के मैं पार्ट बता देता हूं, इसके अलावा जो होगा वो एक्सेप्शनल होगा। तो बेटा मेडोला ओब्लांगेटा सही, पोन्स और सेरेबेलम, cerebellum. So these are the what, these three are the part of hind brain. तो रह गया कौन सा बेटा, cerebrum, and cerebrum is the part of forebrain. So that's why option D is correct, that is cerebrum. Cerebrum is not a part of hind brain. Okay, next है बेटा 12th, the concentration of cell body of neuron and PNS is called dash. अच्छा बेटा, जब भी आ जाए क्लास ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, तो बेटा जब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी आ जाए तो अगर हो पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, या हो अगर सीएनएस में, क्लियर, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी अगर पीएनएस में हो तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया या गैंग्लियन, क्लियर। और अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियाई, क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई, क्लियर। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी एंड पीएनएस इज कॉल्ड व्हाट, गैंग्लिया। सो यहां पे ऑप्शन कौन सा, ए इज करेक्ट। अच्छा बेटा एक और, ग्रुप ऑफ व्हाट, एक्सान या क्लस्टर ऑफ एक्सान, सही है, तो वो आ जाए तो उसको फिर अगर पीएनएस में हो तो उसको क्या कहेंगे, और सीएनएस में हो तो उसको, तो बेटा अगर पीएनएस में हो तो उसको हम कहेंगे नर्व, क्या कहेंगे, नर्व। और अगर सीएनएस में हो तो फिर उसको हम कहेंगे ट्रैक्स, क्लियर। सो बेटा ग्रुप ऑफ एक्सान एंड पीएनएस इज कॉल्ड नर्व, व्हाइल ग्रुप ऑफ एक्सान एंड सीएनएस इज कॉल्ड ट्रैक। अच्छा नेक्स्ट है 13th, the system important during emergency situation and is associated with fight or flight is called dash। अच्छा बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देख लें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं, क्लियर, और एक हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन, क्लियर। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, दे ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, और मोटर न्यूरॉन जो है ये ब्रेन से वापस इफेक्टर की तरफ मैसेज लाते हैं। अब यहां पे एक बात आपने याद रखनी है, तो मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन हमारे पास फिर अगर देखा जाए तो बेटा अब अगर वापस जो मैसेज ला रहा है, सही है, तो वो अगर वॉलंटरी एक्शन है तो उसको हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्या कहेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर क्या ला रहे हैं, वॉलंटरी एक्शन ला रहे हैं, और अगर इनवॉलंटरी एक्शन ला रहा है तो फिर उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। तो बेटा मैंने कहा कि मोटर न्यूरॉन ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है ये अगर क्या हो, वॉलंटरी एक्शन हो तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और अगर इनवॉलंटरी एक्शन हो तो वो क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, क्लियर। अब बेटा यहां पे तो सिंपल लाइक मसल कंट्रैक्शन, स्केलेटन मसल कंट्रैक्शन इसकी एग्जांपल। अब यहां पे दो डिवीजन और हो जाती हैं। तो बेटा अगर ये इनवॉलंटरी एक्शन आ रहा है लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ला रहा है तो फिर उसको जो सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे बेटा पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर ये वापस ला रहे लेकिन ये क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, जिसको हम फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन कहते हैं, तो फिर वो कौन सा होगा, सिंपैथेटिक होगा। तो अब यहां पे
फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन के लिए कहा है, तो कौन सा होगा? सिंपैथेटिक जो है हमारे पास करेक्ट है, दैट इज ए ऑप्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट है 14, अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। तो बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक है एपिलिप्सी, तो एपिलिप्सी तो अंदर जो केमिकल्स वगैरह सेरोटोनिन वगैरह और इसी तरह दूसरे केमिकल्स और करंट जो है अननोन रीजन की वजह से पैदा हो जाए तो वो एपिलिप्सी कहलाता है। दूसरा है बेटा ड्रग अब्यूज, तो ड्रग अब्यूज की वजह से हाँ होता है ब्रेन में हमारे पास डिसफंक्शन, लेकिन ब्रेन के जो नर्व वगैरह होंगे वो डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि जिसमें डैमेज हो जाते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है? ब्रेन फंक्शन, फिर उसमें मेमोरी लॉस वगैरह हो जाती है। अच्छा, थर्ड है पार्किंसन डिजीज, तो पार्किंसन डिजीज वो भी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से एक डिसऑर्डर है। और अल्जाइमर डिजीज, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? अल्जाइमर डिजीज करेक्ट है, जिसमें जो है ब्रेन फंक्शन लॉस कर जाता है, डिक्लाइन और लॉस नहीं बल्कि उसमें क्या होता है? उसमें कमी बेशी आ जाती है। और अल्जाइमर डिजीज के बारे में याद रखना है बेटा, अल्जाइमर डिजीज, तो अल्जाइमर जो डिजीज है ये एजिंग की वजह से होती है, अक्सर किसकी वजह से? एजिंग की वजह से। और इसमें क्या होता है? एजिंग में एक प्रोटीन होता है बीटा एमाइलाइड, एक प्रोटीन होता है, वो आ जाता है और नर्व सेल को डैमेज करते हैं। तो अल्जाइमर इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर, जिसमें ब्रेन फंक्शन डिक्लाइन हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 15th, insufficient water supply, the secretion of which hormone is inhibited। ओके बेटा, जब भी हमारे बॉडी में वाटर की कमी होगी तो ADH जो है वो सिक्रीट होगा। ये जब वाटर क्या होगा? इनसफिशिएंट होगा, लेस वाटर होगा, और इसका जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट कब होगा? इसकी इनहिबिशन कब होगी? तो फिर जब हमारे पास सफिशिएंट वाटर होगा, क्लियर। तो जब सफिशिएंट वाटर होगा तो ADH क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। तो सफिशिएंट वाटर जो है वो क्या करता है? ADH की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ADH। ओके, नेक्स्ट है 16th, द पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड डैश। ओके बेटा, नर्व फाइबर में नर्व फाइबर, तो यहाँ पे एक है हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है? मोर नेगेटिव इनसाइड और पॉजिटिव आउटसाइड, और जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो फिर क्या होता है? एक्शन मेम्ब्रेन, मतलब इसको स्टिमुलस हमने दे दिया, तो जब स्टिमुलस मिल गया इसको, तो फिर उसके बाद क्या होगा? इसको स्टिमुलस मिलकर अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर नेगेटिव आउटसाइड और पॉजिटिव जो है वो क्या होगा? वो इनसाइड होगा। अब दोबारा जब ये इसको अचीव करेगा, मतलब स्टिमुलस हो गया, काम हो गया, ये जो है डीपोलराइज स्टेट है, ये जो है हमारे पास क्या? ये पोलराइज स्टेट होगा, पोलराइज्ड स्टेट, और ये जो है ये डीपोलराइज है, डीपोलराइज्ड स्टेट। तो अब डीपोलराइज ये हो गया, अब दोबारा जब ये रीपोलराइज होगा और ये अपने ओरिजिनल जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अचीव करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या बेटा? द पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ नर्व फाइबर, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज सी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है 17, विदाउट सेरेबेलम द मूवमेंट बिकम डैश। तो बेटा सेरेबेलम क्या काम करता है? सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ, अभी आपको बता दिया, शाबाश। तो सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन,
और इट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, स्मूथ एंड व्हाट स्मूथ मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड सेरेबेलम। जब ये हमारे पास डिसफंक्शन होगा तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ मसल बिकम जर्की एंड जर्की एंड दूसरा जो है शेकी हो जाएगा। अच्छा बेटा, तो सेरेबेलम क्या करता है, मसल की जो मूवमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, और जो स्मूथ मूवमेंट है हमारे पास किसकी, मसल की, तो ये किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू सेरेबेलम। और जब भी सेरेबेलम जो है डिसफंक्शन होगा तो द मूवमेंट बिकम जर्की एंड शेकी। नेक्स्ट है 18th, एन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इम्पल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड, दिस इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा, लेट सपोज बेटा ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, क्लियर, ये है एक न्यूरॉन, और दूसरा है हमारे पास ये एक अलग न्यूरॉन है, लेट सपोज। अब इस न्यूरॉन में अगर देखा जाए बेटा, ये है हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्लियर, और ये है माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में इसके इर्द गिर्द क्या होता है, श्वान सेल्स या माइलिन शीट होता है, ऐसा कुछ माइलिन शीट होता है, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, दिस माइलिन शीट एक्ट एज अ इंसुलेटर, यहाँ पे डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स जाएगा थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है, अंदर जो है मोर पॉजिटिव, तो है यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स जाएगा कंटिन्यूसली इसी तरह जो है आगे जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज या डीपोलराइजेशन जो है थ्रू आउट होगी, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसको डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो गया, सही है, और फिर यहाँ पे जो है डीपोलराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आयन एक्सचेंज नहीं हो सकता, किसकी वजह से, माइलिन की वजह से, इस माइलिन शीट की वजह से। यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरा जो है क्या होगा, दूसरा ये एरिया जो है डीपोलराइज होगा, क्लियर, और इसी तरह इसके बाद ये एरिया क्या होगा, डीपोलराइज होगा। तो अब यहाँ पे अगर डीपोलराइजेशन को देखा जाए तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दो माइलिन शीट्स के दरमियान, श्वान सेल्स के दरमियान जो गैप है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। तो अब जब ऐसे इम्पल्स जिसमें डीपोलराइजेशन क्या हो, नोड ऑफ रणवीर टू नोड ऑफ रणवीर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहेंगे, क्या, साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहेंगे। और यहां पे जो होता है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स, क्या, कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स। अब कोई आपसे कहे विच वन विल बी मोर फास्टर, तो बेटा साल्टेटरी नर्व इम्पल्स इज 20 टाइम्स मोर फास्टर देन कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स, क्लियर हो गया। सो दैट इज यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास होगा कौन सा होगा, साल्टेटरी। मींस कि माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है उनमें साल्टेटरी होगा और नॉन माइलिनेटेड में कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स होगा, क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेटा 19th, द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन इज डैश। तो अभी वहां पे डिवीजन मैंने आपको बता दिया, जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वो डिवीजन फर्स्ट एमसीक्यूज में मैंने जो है डिस्कस की थी। अच्छा, नेक्स्ट है 20th एमसीक्यूज, लिम्बिक सिस्टम एंड फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। ओके बेटा, लिम्बिक सिस्टम क्या है, तो बेटा जब भी आ जाए लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम में तीन चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से, हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और दूसरा हमारे पास आ जाता है एमेजिडेला, एमेजिडेला, और तीसरा आ जाता है हाइपोकैम्पस। तो बेटा हाइपोकैम्पस, एमेजिडेला एंड हाइपोथैलेमस are collectively called what या make what, limbic system, clear। अच्छा, एक और आएगा ब्रेन स्टेम। तो बेटा ब्रेन स्टेम अगर आ जाए तो वो क्या होगा,
तो ब्रेन स्टेम में आपने याद रखना है मिड ब्रेन, क्लियर, और इसी तरह पोन्स, और इसी तरह मेडुला ओब्लांगेटा, medulla oblongata. So a midbrain, pons and medulla oblongata are collectively called what? Brainstem, while hypothalamus, amygdala and hippocampus are collectively called what? Limbic system. Okay, next है बेटा 21st. The homeostatic thermostat in human is 21st. Homeostatic thermostat. होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट, बेटा एसी में अगर आप देख लो थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो ऑन हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होगा वो उसको क्या करेगा, ऑफ करेगा एसी को। तो इसी तरह हमारे बॉडी का जो अप डाउन लेवल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको कम करेगा, कम हो जाए तो उसको ज्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट। और वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट है 22nd, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डैश। अभी मैंने आपको बता दिया कि न्यूरॉन में एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और एक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जब इसको अभी एक्साइट नहीं किया गया, स्टिमुलस नहीं मिला, और ये जब स्टिमुलस मिल जाता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है यहां पे इट इज, ये तकरीबन हमारे पास -70 मिली वोल्ट होता है, क्लियर। और इसमें मैंने आपको बता दिया मोर नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अंदर नेगेटिव है, और मोर पॉजिटिव आउटसाइड। और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा उसमें हमारे पास मोर पॉजिटिव इनसाइड होगा और मोर नेगेटिव आउटसाइड होगा। और डिस्काउंट हाउ मैनी, 50 मिली वोल्ट। ये कितना है, 50 मिली वोल्ट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 50 मिली वोल्ट। नेक्स्ट है बेटा 23rd, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड टू ब्लड इज काज्ड बाय। बेटे इससे पहले मैंने आपको दो हार्मोन बता दिए, एक पैराथार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। तो बेटा यहां पे रिलीज ऑफ कैल्शियम जो करता है ये पैराथार्मोन, ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे, तो बेटा बोन्स में लेट सपोज दिस इज व्हाट बोन, और बोन में हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस ऑफ बोन्स। बोन्स के मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो क्या करता है, पैराथार्मोन इसको ऑर्डर देता है, कैल्शियम कम है, शाबाश, इसको क्या करो, रिलीज करो, बोन से जो है इसको ले लो। तो ये क्या कर रहा है, लेट सपोज दिस इज व्हाट बोन मैट्रिक, और बोन मैट्रिक में हमारे पास क्या मौजूद है, कैल्शियम। तो ये क्या कर देता है, बोन मिनरल को खाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे ब्लड वेसल है, इसमें से कैल्शियम को क्या कर देता है, निकाल के ब्लड में शामिल कर देता है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट को ऑर्डर देता है ये कौन देता है, पैराथार्मोन देता है। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, पैराथार्मोन होगा। और इसका बिल्कुल अपोजिट काम कौन करेगा, कैल्सिटोनिन, वो ब्लड से कैल्शियम यहां पे लेकर आएगा, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टीराइडल हार्मोन। बेटा हार्मोन अगर आ जाए तो बस आपको बता दूं, एक है हमारे पास स्टीराइडल हार्मोन, क्लियर, जो स्टीराइड से बने होते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है प्रोटीन्स या पेप्टाइड हार्मोन, सही। और तीसरा हमारे पास है अमाइनो एसिड डिराइवेटिव्स, डिराइव, जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होते हैं। तो बस मैं आपको लिस्ट लिखवा के देता हूं, उसमें आप पर एमसीक्यू। स्टीराइडल हार्मोन एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन है। स्टीराइडल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, स्टीराइडल हार्मोन अल्डोस्टेरोन है, सही है। सो दीज आर द स्टीराइडल हार्मोन। अब प्रोटीन या पेप्टाइड, तो उसमें हमारे पास आ जाता है इंसुलिन,
उसमें आ जाता है ग्लूकागान, उसमें आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, उसमें आ जाता है प्रोलैक्टिन, और इसी तरह जो है एडीएच, और इसी तरह ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। दीज आर व्हाट प्रोटीन और पेप्टाइड। और अमाइनो एसिड डिराइवेटिव हमारे पास आता है T3, T4, और इसी तरह एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन। कौन सा? एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन। तो अब एमसीक्यूज में देख लो कि कौन सा जो है से अल्डोस्टेरॉन वो हमारे पास स्टीरॉइड है, टेस्टोस्टेरॉन वो भी, एस्ट्रोजन भी, तो कौन सा रहेगा? इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास प्रोटीन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इंसुलिन होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 25th। 25th एमसीक्यूज है बेटा, द पीनल बॉडी सिक्रीट डैश। बेटा ये पीनल जो ग्लैंड होता है या पीनल बॉडी, ये हमारे पास सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। क्या कहते हैं? ये ब्रेन में होता है, सही है। और मेलाटोनिन क्या करता है? ये सर्केडियन बायोरिदम को कंट्रोल करता है। सर्केडियन बायोरिदम क्या होता है? तो बेटा वो तमाम साइकिल्स या बायोरिदम which repeat itself after 24 hours are called what? Circadian biorhythm, like a sleep etc. So यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा मेलाटोनिन, that is ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 26th और 25th मैं आपको बता दूं बेटा, द इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय डैश इन पेनक्रियास। तो बेटा इंसुलिन जो है वो कौन बनाता है? तो इंसुलिन पेनक्रियाज में हमारे पास पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज में फिर कहाँ? तो पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लेंगरहांस और आइलेट्स ऑफ लेंगरहान में फिर बीटा सेल्स। तो बीटा सेल से हमारे पास क्या बनता है? इंसुलिन। वहां पे बीटा सेल में इंसुलिन बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज बीटा सेल। ओके, नेक्स्ट है बेटा 27th एमसीक्यूज, लेक ऑफ डैश हार्मोन प्रोड्यूस डायबिटिस इंसिपिडस। तो बेटा डायबिटिस, तो एक आएगा डायबिटिस इंसिपिडस, क्लियर, और दूसरा आएगा बेटा डायबिटिस मेलिटस। तो डायबिटिस इंसिपिडस ये किसकी कमी ये है क्या? तो बेटा डायबिटिस इंसिपिडस में पर्सन जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, डाइल्यूट वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जो यूरिन पैदा करता है, डाइल्यूट यूरिन पैदा करता है लार्ज क्वांटिटी में। किसकी एब्सेंस की वजह से? ये एडीएच की एब्सेंस की वजह से। किसकी वजह से? तो ये जो होता है एडीएच की एब्सेंस की वजह से। और एडीएच इज आल्सो कॉल्ड वेजोप्रेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड वेजोप्रेशन भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेजोप्रेशन, जो कि सी करेक्ट है। और डायबिटिस मेलिटस जो है ये किस हार्मोन्स की डिफिशियंसी की वजह से? तो ये हमारे पास इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी काज होगी उसको हम क्या कहेंगे? मेलिटस। और डायबिटिस मेलिटस भी फिर दो किस्म के, टाइप 1 और टाइप 2। अच्छा, आगे जाते हैं 28th एमसीक्यूज, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन एन एडल्ट काज डैश। अच्छा बेटा, थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन, इसमें एक है T3 और T4, T3 एंड T4, और इसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन। अच्छा बेटा, थायराइड हार्मोन जब आ जाए तो एक है बेटा हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म जब ज्यादा अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज आएगा, ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव डिजीज में एक साइन सिम्टम आपको बताऊं, उसके आंखें जो है बाहर की तरफ निकलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोप्थल्मिया कहते हैं, एक्सोप्थल्मिया कहते हैं। अच्छा बेटा, फिर हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड हार्मोन जो है वो लेस अमाउंट में
सिक्रीट हो। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में होगा तो एडल्ट में भी फिर दो किस्म का, एक जो है नॉर्मली गोइटर, तो ये गोइटर जो है नॉर्मल मतलब है कम है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब कंप्लीट एब्सेंस, कंप्लीट अगर हार्मोन बिल्कुल थायराइड हार्मोन बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंस है तो फिर उसकी वजह से मैक्सेडेमा काज होगा, मैक्सेडेमा काज होगा। और इसी तरह अगर इन्फेंट्स में आ जाए तो इन्फेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म जो है या चिल्ड्रन में वो क्या क्रेटेनिज्म, क्रेटेनिज्म काज करता है। तो क्रेटेनिज्म किस में काज करता है, ये चिल्ड्रन में, क्लियर, चिल्ड्रन में, और जबकि एडल्ट में या गोइटर मैक्सेडेमा। तो गोइटर मतलब कम है लेकिन मैक्सेडेमा अगर कंप्लीटली जो है वो आपके पास थायराइड हार्मोन नहीं है तो फिर क्या काज होगा, मैक्सेडेमा काज होगा। क्लियर हो गया। सो यहां पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज मैक्सेडेमा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो बेटा स्ट्रोक है हमारे पास एक ऑप्शन, दूसरा है हेडेक, इसी तरह जो है मेनिंजाइटिस, और इसी तरह है हमारे पास ट्यूमर। तो बेटा ये तमाम नर्वस डिसऑर्डर है, ये क्या है, नर्वस डिसऑर्डर है। अब इसमें याद रखना स्ट्रोक जो है वास्कुलर डिसऑर्डर है, कौन सा, वास्कुलर। हेडेक जो है ये फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है, और मेनिंजाइटिस इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है, और ट्यूमर जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो यहां पे इन्फेक्शियस कौन सा है, मेनिंजाइटिस, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 30th MCQs, the thyroid gland has the remarkable ability to store dash। तो थायराइड ग्लैंड क्या स्टोर करता है, आयोडीन। क्यों, क्योंकि जो T3 और T4 अमाइनो एसिड होते हैं इसके लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है और वो स्टोर करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। अच्छा नेक्स्ट है 31st, द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन इज सप्रेस्ड बाय। अच्छा बेटा ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन हमारे पास ये क्या करता है, ये इन ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। तो अब जब भी हमारे पास क्या होगा, ये अब कब जो है सिक्रीट होगा, तो जब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा ये सिक्रीट होगा, और ग्लूकोज लेवल जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक ग्लाइसीमिया कहेंगे। अच्छा दूसरा, जब इंसुलिन होगा, इंसुलिन सिक्रीट होगा तब भी ये सिक्रीट नहीं होगा। और तीसरा हमारे पास जो है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, तो ये हार्मोन जो है इट आल्सो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। सो दीज थ्री कलेक्टिवली इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो बेटा हाइपोथैलेमस इट आल्सो एक्ट एज अ ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस GnRH ये भी सिक्रीट होता है, ADH भी सिक्रीट होता है, और TRF भी सिक्रीट होता है, सही है। तो ये तीनों जो है ADH यहां से ही सिक्रीट होता है और ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो अगर आ जाए ADH इज द हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम डैश, तो आपने कहना है हाइपोथैलेमस, लेकिन ADH स्टोर कहां होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो यहां पे बेटा नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन हार्मोन नहीं है जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट नहीं होता। अच्छा 33rd MCQs है, इन केमिकल साइनेप्स द साइनेप्टिक लिफ्ट इज अबाउट डैश। अच्छा बेटा लेट सपोज ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, क्लियर, दिस इज अ न्यूरॉन, और इसी तरह यहां पे है हमारे पास एक और न्यूरॉन, क्लियर। तो एक न्यूरॉन से जब मैसेज दूसरे न्यूरॉन को जाता है तो दरमियान में जो गैप आता है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। अब ये साइनेप्स
सॉरी इसको हम इन दोनों का जो जंक्शन है इसको साइनेप्स कहते हैं, और यहाँ पे जो केविटी है इस केविटी को हम कहते हैं साइनेप्टिक केविटी या साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। अब ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट अगर 0.2 नैनोमीटर हो तो फिर क्या होगा, उसको हम कहेंगे केमिकल साइनेप्स, और अगर 20 नैनोमीटर हो तो फिर उसको हम कहेंगे क्या, अगर 0.2 नैनोमीटर हो तो उसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और अगर 20 नैनोमीटर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल साइनेप्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब करीब होंगे तो यहाँ के एक जो है दूसरे को डायरेक्टली डीपोलराइज करेगा, और जब दूर होंगे तो फिर यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीड होंगे, वो आके फिर दूसरे को क्या करेगा? डीपोलराइज करेगा। इसमें ये एक्सान टर्मिनल होगा और ये हमेशा के लिए डेंड्रान होगा, या एक्सान जो है ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है और डेंड्रान जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज 20 नैनोमीटर अगर इलेक्ट्रिकल लिखा है तो। क्लियर? केमिकल सॉरी केमिकल साइनेप्स में 20 नैनोमीटर और इलेक्ट्रिकल में 0.2 नैनोमीटर। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 34th MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेंड्राइट्स? तो डेंड्राइट्स के बारे में याद रखना, ये मैसेज लेकर आते हैं सेल बॉडी की तरफ, और दूसरा बेटा ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, एक है डेंड्राइट एक है एक्सान। तो बेटा ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं और ये सेल बॉडी से मैसेज ले जाते हैं। सही है? लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, सही है, तो इसमें ये डेंड्राइट जो है मैसेज लेकर आते हैं सेल बॉडी की तरफ और एक्सान जो है वापस लेकर जाता है। और डेंड्राइट जो होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जबकि ये जो होते हैं हमारे पास ये माइलिनेटेड होते हैं। दीज आर माइलिनेटेड, एक्सान माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत करेक्ट होगा, नॉन माइलिनेटेड एंड ब्रिंग मैसेज टुवर्ड्स द व्हाट सेल बॉडी। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 35th। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन? बेटा न्यूरॉन मेम्ब्रेन में हमारे पास चैनल्स होते हैं जिसके जरिए आयन ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करे तो उसको हम पंप्स कहेंगे, और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करे तो उसको हम गेट्स कहेंगे। और गेट्स में भी फिर एक वोल्टेज रेगुलेटेड है और एक नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड है। तो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट समटाइम्स ओपन होंगे, वाइल नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ईच एंड एवरी टाइम ओपन होंगे। तो यहाँ पे पंप्स करेक्ट होगा जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 36। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन एक्सेप्ट, लास्ट मैंने आपको बता दिया बेटा, नॉरएपिनेफ्रिन, T3 एंड T4 ये तीनों टायरोसिन अमाइन एसिड डेरिवेटिव्स थे, बता दिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नन ऑफ देम करेक्ट होगा, सारे के सारे जो है टायरोसिन डेरिवेटिव है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि टायरोसिन डेरिवेटिव ना हो। अच्छा नेक्स्ट है 37। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज सेंसरी? तो बेटा क्रेनियल नर्व की जब बात आ जाए, क्रेनियल नर्व, तो आपने याद रखना है क्रेनियल नर्व एक है ह्यूमन में और एक है फिश में। तो ह्यूमन में हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, फिश में हमारे पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। तो यहाँ पे मैं ह्यूमन की बात करूंगा। अब क्रेनियल नर्व जो है हमारे पास ह्यूमन में जो क्रेनियल नर्व है उसके बारे में याद रखना, एक है हमारे पास सेंसरी, दूसरा है मोटर और तीसरा है मिक्स्ड। क्लियर? तो बेटा याद रखना सेंसरी कौन कौन से है, 1, 2 और 8, फर्स्ट, सेकंड और 8 जो है ये सेंसरी है। और मिक्स्ड कौन से हैं? तो मिक्स हमारे पास 44, 7, 47, 9, 10। तो ये जो 4 है 1, 2, 3 एंड 4 ये मिक्स है, और इसके अलावा जो रह गए वो क्या होंगे? वो मोटर होंगे। क्लियर हो गया? सो दैट्स वाई फर्स्ट, सेकंड और 8 जो इसमें आया है दे ऑल आर सेंसरी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 37 में ऑल करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 38। If speed of nerve impulse in non-myelinated nerve fiber is 10 meter per second, then the speed in
माइलिनेटेड नर्व फाइबर विल बी डैश। तो आपको मैंने बता दिया ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन, सही है। ये कौन सा है? माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमारे पास जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स होता है वो 20 टाइम फास्टर होता है, यहाँ पे 20 टाइम मोर फास्टर होता है। तो अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 200 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए हमारे पास करेक्ट होगा, 200 मीटर पर सेकंड। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 39th MCQs। एक्सअप्थल्मिया इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ डैश। तो लास्ट टाइम आपको बता चुका हूं उससे पहले, एक्सअप्थल्मिया इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ ग्रेव्स डिजीज, एंड ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा नेक्स्ट है 40 MCQs। म्यूसिन सिक्रीटेड बाय गॉबलेट ग्लैंड इज केमिकली डैश। अच्छा बेटा कोई आपसे कहे ग्लैंड क्या है, ये सेल है, टिश्यू या ऑर्गन है, तो बेटा ये सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल भी हो सकते हैं और मेनी सेल भी हो सकते हैं। तो हाँ, सेल अगर एक सेल हो तो उसको हम यूनिसेलुलर ग्लैंड कहेंगे, सही है। तो अब कोई आपसे कहे यूनिसेलुलर ग्लैंड की एग्जांपल लो, के कहना गॉबलेट ग्लैंड, और गॉबलेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? म्यूसिन, और म्यूसिन जब वाटर के साथ मिल जाता है, म्यूसिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये जब वाटर के साथ मिल जाता है इसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। और ये गॉबलेट ग्लैंड एक तो यूनिसेलुलर है, दूसरा आपने याद रखना है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और तीसरा आपने याद रखना है ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं और रिस्पायरेटरी ट्रैक में होते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? गॉबलेट ग्लैंड, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा नेक्स्ट है 41st MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ 9 अमाइनो एसिड। तो बेटा ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों प्रोटीन यानी पेप्टाइड है, हार्मोन है, और ये दोनों 9 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और ADH इज आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेशन। सो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाल करेक्ट होगा, ADH ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेशन। अच्छा नेक्स्ट है 42। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट डैश हार्मोन। तो बेटा पैराथायराइड ग्लैंड, लेट सपोज ये हमारे पास ट्रेकिया, यहाँ पे है ये है लेरिंग्स, ये है ट्रेकिया। इस ट्रेकिया के ऊपर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास होता है थायराइड ग्लैंड। ये क्या है? थायराइड ग्लैंड बिलो द लेरिंग्स, और इस पर यहाँ पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड, and these parathyroid glands secrete the only one hormone which is parathormone. So option कौन सा करेक्ट होगा? that is 1. अच्छा नेक्स्ट है 43rd। the movement of plant organ towards or away from light is called dash। अच्छा बेटा plant movement towards or away from the light is called phototropism। यहाँ पे एक है photonasty, एक है फोटोट्रापिज्म और एक है फोटोटेक्टिक। अच्छा इसको समझो बेटा, फोटोनास्टी मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोटेक्टिक कंप्लीट लोकोमोशन, यहाँ पे मूवमेंट नहीं, कंप्लीट लोकोमोशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। और यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म में मूवमेंट ऑफ प्लांट आर्गन, यहाँ पे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट आर्गन टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट, फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा नेक्स्ट है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग। तो बेटा लर्निंग हमारे पास क्या नहीं होता, इंट्रिंसिक नहीं होता, एक्सट्रिंसिक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एक्सट्रिंसिक। लर्निंग हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। और यहाँ पे कैन ट्रांसफर, एक से दूसरे में ट्रांसफर भी लर्निंग नहीं हो सकता और इंट्रिंसिक भी नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट है 45। चेंज इन द स्पीड ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा एक टर्म आप पढ़ोगे कि चेंज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो अगर आ जाए चेंज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोकाइनेसिस।
सही। और ये दोनों काइनेसिस के एग्जांपल है, काइनेसिस। तो ये चेंज इन द स्पीड ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे स्पीड ऑफ मूवमेंट। और अगर चेंज इन टर्निंग आ जाए तो फिर उसको हम कहेंगे लीनोकाइनेसिस, लीनोकाइनेसिस। तो ये क्या होगा, ये चेंज इन टर्निंग। क्लियर। तो अगर स्पीड ऑफ मूवमेंट में चेंज आ जाए किसी भी स्टिमुलस की वजह से तो उसको हम ऑर्थोकाइनेसिस कहेंगे। और अगर टर्निंग में चेंज आ जाए किसी स्टिमुलस की वजह से तो उसको हम लीनोकाइनेसिस कहेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा है टेक्सिक्स। तो टेक्सिक्स क्या है, कंप्लीट लोकोमोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट, टेक्सिक्स। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 46th MCQs। क्रेपेस्कुलर एनिमल एक्टिव ड्यूरिंग डे नाइट। अच्छा बेटा एनिमल को अगर देखें तो हमारे पास एनिमल तीन किस्म के हैं, एक है डायर्नल, एक है नॉक्टर्नल और एक है क्रेपेस्कुलर। तो बेटा अगर डे टाइम वो एक्टिव होंगे तो डायर्नल, अगर नाइट को एक्टिव होंगे तो उसको हम नॉक्टर्नल, और अगर ट्वेलाइट जो डस्ट एंड डॉन टाइम है उस टाइम जो है ये एक्टिव होंगे तो उसको हम क्रेपेस्कुलर कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेगा होगा ट्वेलाइट। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 47th। पुट इट सेल्फ एट रिस्क फॉर गुड ऑफ अदर इज कॉल्ड डैश बिहेवियर। अपने आप को दूसरे की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए खतरे में डालने को हम कहते हैं अल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर, अल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिहेवियर। अच्छा ये बाकी क्या है, तो अगर एग्रेशन आ जाए, एग्रेशन, तो बेटा एग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, अटैक होगा। यहाँ पे लड़ाई होती है, अटैक होता है किसके साथ, सेम स्पीशीज के साथ। तो अटैक और सेम स्पीशीज, तो वो एग्रेशन बिहेवियर होगा। और एग्रेशन में फिर हमारे पास एक टाइप है एग्नोस्टिक बिहेवियर, वो हमारे पास फाइट है या अटैक है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए हो। और तीसरा है हमारे पास टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल जो है ये कौन सा बिहेवियर है बेटा, ये डिफेंसिव, डिफेंस है। किससे, किसी एरिया का डिफेंस वो करते हैं। तो ये सेम स्पीशीज भी हो सकते हैं और दूसरे जो है डिफरेंट स्पीशीज के साथ भी हो सकता है। क्लियर। तो सेम या डिफरेंट स्पीशीज के साथ जो डिफेंसिव बिहेवियर है उसको हम टेरिटोरियल, और फाइट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जो एग्रेशन बिहेवियर है उसको हम एग्नोस्टिक। और एग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि अटैक सिर्फ सेम स्पीशीज के साथ होगा। ऑल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर दूसरों की अच्छाई के लिए खुद को खतरे में डालना। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 48, अंडर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन इन चिल्ड्रन काज डैश। अच्छा बेटा ग्रोथ हार्मोन, या इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉफिन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, सही है, या सोमेटोट्रॉफिन भी या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन दोनों कह सकते हैं। अच्छा अब इसके लिए याद रखना, अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो चिल्ड्रन में या ओवर सिक्रीशन हो, सिक्रीशन हो, तो अगर अंडर सिक्रीशन हो किस में, चिल्ड्रन में, तो उसमें काज होता है ड्वार्फिज्म। कद क्या होगा उसका, छोटा होगा, सही है, शॉर्ट स्टेचूज हो। और ओवर सिक्रीशन पर अगर चिल्ड्रन में है तो उसमें क्या होगा, जाइगेंटिज्म काज होगा, जिसमें कद ज्यादा होता है, सही है। यहां पे कद छोटा और यहां पे कद बड़ा। और ये अगर एडल्ट में होगा तो एडल्ट में फिर ये एक्रोमेगेली काज करेगा। एक्रोमेगेली में उसके फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि बोन जो है इसमें फर्दर, ये तो कंप्लीट हो जाते हैं तो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएंगे, थिक और हो जाएंगे। तो इसके हैंड्स और वगैरह, ये खोपड़ी वगैरह, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थिकनेस, डायमीटर इसका बढ़ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है 49th,
गॉबलेट ग्लैंड आर डैश, तो अभी बता दिया गॉबलेट ग्लैंड हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट। ओके नेक्स्ट है 50, मेडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट डैश। ओके बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड जब आ जाए तो एक है इंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और तीसरा इसका है मेडियन लोब। तो बेटा इंटीरियर पिट्यूटरी तो 6 हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन से, FSH, LH, TSH लेयर और इसी तरह जो है प्रोलैक्टिन और इसी तरह ग्रोथ हार्मोन, ये 1 2 3 4 5 और इसके साथ FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ एक और भी है। अच्छा, और इसमें जो है कोई हार्मोन ये सिक्रीट नहीं करता बल्कि स्टोर होता है कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे स्टोर कौन होते हैं, ADH और कौन सा दूसरा हमारे पास ऑक्सीटोसिन। अच्छा, और मेडियन लोब जो है ये MSH सिक्रीट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्किन पे आके मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, किसको हुक्म देते हैं, मेलानोसाइट सेल्स को कहते हैं, और मेलानिन गिव डार्क कलर टू द स्किन एंड हेयर। तो यहाँ पे MSH हमारे पास करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट है बेटा 50। 50 जो है हो गया, 50 हो गया। नेक्स्ट है 51, डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन में लीड टू किडनी स्टोन। तो आपको बता दिया कौन सा डिफिशियंसी किसकी होगी, कैल्सिटोनिन की, और मतलब उसकी अंडर सिक्रीशन, और ओवर सिक्रीशन किसकी जब होगी तो किडनी स्टोन होगा, पैराथार्मोन की। तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन जिक्र नहीं है, पैराथार्मोन और पैराथार्मोन की तो ओवर सिक्रीशन की वजह से होगा, तो नन ऑप्शन करेक्ट होगा डी। अच्छा नेक्स्ट है 52, CSF इज फाउंड इन बिटवीन डैश। अच्छा, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये कहाँ पे होता है, तो बेटा लेट सपोज दिस इज ब्रेन लेयर, और ब्रेन में फिर हमारे पास ये जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, सही, इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। और फिर मेनिंजिस को देखा जाए तो इसके 3 लेयर्स है, DAP आपने याद रखना है, कौन कौन सा, ड्योरामेटर, एराकिनाइड और पेयामेटर। तो बेटा याद रखना कहाँ पे, अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में सब एराकिनाइड स्पेस और यहाँ पे CSF मौजूद होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बी, पेयामेटर एंड एराकिनाइड। अच्छा नेक्स्ट है 53rd, चेक डेट इमरान लाइट सुरशेवर हाँ, इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू इफेक्टर इज डन बाय न्यूरॉन। अच्छा बेटा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो लाता है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, क्लियर, या इसको हम एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापस लेकर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं, या इसको हम इफेरेंट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ, और ये सेंस ऑर्गन है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, इफेरेंट न्यूरॉन। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 54, माइजनर कार्पसल आर द रिसेप्टर फॉर डैश। तो माइजनर कार्पसल आर द रिसेप्टर फॉर टच के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम माइजनर कार्पसल, प्रेशर के लिए जो होते हैं उसको हम पेसिनियन कार्पसल, पेन के लिए जो होते हैं उसको हम नोसिसेप्टर कहते हैं, और टेम्परेचर के लिए जो होते हैं उसको हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे ये 55 था, ये 55 था। अब 54 को डिस्कस करूंगा। अच्छा 54 कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एक है एक्साइटेटरी और एक है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी आगे नर्व इंपल्स लेकर जाएंगे, इनहिबिटरी कहते हैं बस स्टॉप, आगे नहीं जाना। तो इसके लिए एसिटाइल कोलिन, और इसके लिए ऑप्शन आपने याद रखनी है सेरोटोनिन।
आपके बुक में है, और ग्लूटामेट भी है, ग्लूटामेट भी है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज सेरोटोनिन। एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट दोनों क्या है? एक्साइटेटरी है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 56, depolarization. During repolarization the potassium comes out from neuron through dash. अच्छा बेटा, repolarization के दौरान, repolarization बस आसान सा, एक repolarization न्यूरॉन में होता है, एक depolarization होता है, depolarization। तो बेटा repolarization के दौरान जो है पोटेशियम के लिए वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे, जबकि डीपोलराइजेशन में सोडियम के लिए वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। ये आसान आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 57, 1 सेंटीमीटर स्किन कंटेन डैश रिसेप्टर फॉर कोल्ड। अच्छा, तो बेटा अगर लिया जाए स्किन को, स्किन का कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें 200 रिसेप्टर होते हैं पेन के लिए, और इसी तरह जो है 6 रिसेप्टर होते हैं कोल्ड के लिए, और 1 रिसेप्टर होता है वार्मथ के लिए, वार्मिंग के लिए, और 15 रिसेप्टर होते हैं प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे कोल्ड के लिए कितने? 6 रिसेप्टर हमारे पास मौजूद है। 58, नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग है नोटिस बट। तो टंग में हमारे पास फंजीफार्म, फेलिफार्म, सरकमोलेट, फोलिएट, ये 4 जो है हमारे पास टेस्ट बर्ड्स है, और इनमें फिलीफार्म में टेस्ट रिसेप्टर नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा फिलीफार्म। अच्छा, नेक्स्ट है 59th, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन विच आर एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडीज। तो बेटा सेल बॉडी में हमारे पास, सेल बॉडी जो न्यूरॉन का है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस गाल्जी बॉडीज, और इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं नेसल ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल्स कहते हैं इसको, नेसल ग्रेन्यूल। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 60, रिसेप्टर सेंसिटिव टू स्मेल आर डैश। तो बेटा रिसेप्टर जो सेंसिटिव टू स्मेल वो कौन से हैं? ओल्फैक्टरी, ओल्फेक्शन है, और ओल्फैक्टरी जो है वो कौन से हैं? केमिकल रिसेप्टर है। और केमिकल के 2 आपने याद रखना है, एक स्मेल के लिए और एक टेस्ट के लिए। क्लियर? तो स्मेल के लिए ओल्फेक्शन हम टर्म यूज करते हैं, और टेस्ट के लिए गस्टेशन लफ्ज यूज करते हैं, गस्टेशन। तो बेटा एक है गस्टेशन, एक है गेस्टेशन। तो अगर गेस्टेशन आ जाए इट्स मीन प्रेगनेंसी, और अगर गस्टेशन आ जाए तो इट्स मीन टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा 61 सॉरी 61, सेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड डैश। तो 61 इसमें हो गया, सेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड व्हाट? गस्टेशन, नॉट गेस्टेशन। अच्छा, नेक्स्ट है 62, एन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व आर डैश। तो क्रेनियल नर्व टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, और दूसरा बता दिया आपको फिश में कितने होते हैं? 10 पेयर। अच्छा, नेक्स्ट है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन। बेटा तमाम के तमाम न्यूरॉन जितने भी है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में सेल बॉडी भी होता है, सही, और एक्सॉन भी होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? डेंड्रॉन। तो बेटा अब यहाँ पे क्या कहते हैं? सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस, तो ये हर एक न्यूरॉन में होता है, सही। दूसरा है थिक माइलिन शीट, एक्सॉन बाज माइलिनेटेड होते हैं, बाज नॉन माइलिनेटेड, तो मतलब ये तमाम न्यूरॉन को कॉमन नहीं हुआ, दूसरा। अच्छा, तीसरा प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर जो है वो किस में होगा? नोड ऑफ रणवीर जो है वो हमारे पास जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें होगा। तो 2 यहाँ पे नोड ऑफ रणवीर, ये माइलिनेटेड, तो नॉन माइलिनेटेड में नहीं होगा, और माइलिनेटेड तो ये भी कॉमन नहीं है सबके लिए, और थिक माइलिन शीट ये भी कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है कौन सा? सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस। और तीसरा श्वान सेल का लिखा है। तो बेटा याद रखना, श्वान सेल जो हमारे पास मौजूद होते हैं ये भी माइलिनेटेड में होते हैं, नॉन माइलिनेटेड में नहीं होते।
तो इस के लिए सब में जो कॉमन है अब यहाँ पे तो वो सेल बॉडी है। अच्छा नेक्स्ट है 64 निकोटीन एक्ट एज, तो बेटा निकोटीन अगर हाई डोज में हम दे दे या लो डोज, तो लो डोज में जो है ये हमारे पास क्या है बेटा, इट इज यूज एज अ नर्व स्टिमुलेटर, और अगर हाई डोज में इसको लिया जाए तो फिर ये सेडेटिव, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बोथ करेक्ट होगा, दैट इज नर्व स्टिमुलेंट एंड सेडेटर। 65 है हमारे पास कि श्वान सेल्स आर प्रेजेंट एंड डैश 65, तो बेटा एक आएगा हमारे पास नर्वस सिस्टम, एक है सीएनएस इसमें और एक है पीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट बनता है, दोनों में माइलिन शीट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे माइलिन शीट को बनाने के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे, और यहाँ पे माइलिन शीट बनाने के लिए कौन से होंगे, श्वान सेल होंगे। तो श्वान सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन पीएनएस। अच्छा नेक्स्ट है 66 न्यूरॉन हैविंग अ सिंगल एक्सॉन रेडिएटिंग फ्रॉम सेल बॉडी इज कॉल्ड डैश। लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन प्लेयर, ये है एक न्यूरॉन जिसमें से एक सिंगल ब्रांच रेडिएट हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिपोलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है 67 एब्सेंस ऑफ इमोशन इज कॉल्ड डैश। तो एब्सेंस ऑफ इमोशन इज कॉल्ड एपिथी, इसको हम क्या कहते हैं, एपिथी। और एपिथी ये किस में होता है बेटा, ये अक्सर आता है किस में, अल्जाइमर डिजीज में। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 68 द चेंज इन बायोकेमिकल कंपोजिशन। 68 the change in biochemical composition and physiology occurring at regular interval in 24-hour is termed as। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे बॉडी में जो साइकिल चलते हैं 24 आवर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्केडियन बायोरिदम कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा, सर्केडियन। और इसको कंट्रोल कौन करता है, मेलाटोनिन करता है, जो कि पीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अच्छा नेक्स्ट है 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। तो इसमें कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ग्लूकागान। हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो ग्लूकागान स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, बाकी सारे स्टीरॉयड है। अच्छा नेक्स्ट है 70, वहां पे आपको बता चुका हूं इसका क्लासिफिकेशन। ऑल प्लांट बिहेवियर आर डैश। तो ऑल जितने भी प्लांट बिहेवियर है ये इननेट है, क्योंकि वो तो सीखते वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इननेट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 71 imprinting, habituation, conditional, reflex type 1 and 2 are example of these all are example of learning behavior। ये हमारे पास learning में आते हैं। अच्छा next है बेटा 72 dilate pupil is the effect caused by। अच्छा बेटा let's suppose this is eye और यहाँ पे pupil dilate हो जाता है, तो pupil जब dilate हो जाता है ये emergency situation है, emergency। और इमरजेंसी सिचुएशन को कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बता दिया है आपको, तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा 73 डैश पेयर ऑफ नर्व अमंग द क्रेनियल नर्व आर मिक्स। तो बेटा क्रेनियल नर्व में, क्रेनियल नर्व जो है मैंने आपको बता दिया कि 1, 2 और 8 ये क्या है, ये सेंसरी है। तो 3 हमारे पास जो सेंसरी है वो टोटल कितने हैं, 3 है। अच्छा फिर मिक्स जो है मैंने आपको बता दिया वो 4 है। कौन कौन से, 4, 7, 9 और 10, और इसके अलावा जो रह गए मोटर, तो वो 4 और 3 ये 7, ये कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे है कि क्रेनियल नर्व में जो मिक्स है वो कितने हैं, 4, ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 74 हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ पपी प्लांट। तो बेटा हीरोइन जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं पपी प्लांट से, क्लियर। और पपी प्लांट में फिर कहां से, तो इसके सीड पॉट से हासिल करते हैं, सीड पॉट से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा 75
फोटोफोबिया इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ डैश। तो बेटा जब भी आ जाए फोटोफोबिया, फोटोफोबिया में क्या होता है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट बढ़ जाती है, और ये किस में होता है, ये मेनिनजाइटिस में होता है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है 76। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोटीन इन नेचर। तो बेटा प्रोलैक्टिन, पैराथार्मोन और इंसुलिन ये सारे क्या है, ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोटीन इन नेचर है, बता चुका हूं इससे पहले क्लासिफिकेशन। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब भी थायराइड हार्मोन आ जाए बेटा, तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको हम थायराइड हार्मोन कहेंगे, लेकिन थायराइड जो स्पेसिफिकली यूज होता है ये T3 और T4 के लिए, कैल्सिटोनिन के लिए नहीं। और बेटा डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इन्फेंट ये भी इसका काम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल ये भी इसका काम है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ये भी इसका काम है, तो ऑल हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 78 द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व जो ह्यूमन में है वो कितने हैं, 31 पेयर। तो पेयर से मुराद 2, तो ये 62 टोटल हो जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेटा इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आ जाए फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्व तो हेडेक, अगर आ जाए इन्फेक्शियस डिसऑर्डर तो मेनिंजाइटिस, अगर आ जाए बेटा कौन सा वास्कुलर डिसऑर्डर तो वो स्ट्रोक होगा। और लास्ट वन एमसीक्यूज है, दैट इज अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील टच इज कॉल्ड डैश। तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील टच इज कॉल्ड टेक्टाइल एनेस्थीसिया, व्हाइल टिंगलिंग, प्रेकिंग, नमनेस एक्सेट्रा अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटीजिया, और सेंस ऑफ टच को हम कहते हैं टेसिटेशन। दैट्स इट।